आप गिलोय का सेवन कर रहे हैं, आप च्यवनप्राश खा रहे हैं, आप काढ़ा पी रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन आप हर रोज अपने आप को कमांड्स दे रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा। आपका मनोबल किसी भी बीमारी को लड़ने से पहले, किसी भी महामारी को लड़ने से पहले आपको अपने फियर से लड़ना होता है, और फियर होता है यहाँ आपके माइंड में। साइकोलॉजिकली अगर हर रोज आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि कैसे मेंटली स्ट्रांग होना है आपको इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए, तो आप नहीं लड़ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शशांक शेखर और आप सभी का स्वागत करता हूं दीर्घायु भव द हेल्थ मंत्रा पर। कोरोना की वजह से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डर या भय से ग्रसित है, तो इस डर से कैसे निपटा जाए, कैसे इसे टैकल किया जाए और कैसे इसे खत्म किया जाए, इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ से डॉक्टर नेहा आनंद जी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है और इस वजह से एक डर का भाव, एक भय का भाव हर वक्त मन में रहता है, तो इस डर से मैम कैसे निपटा जाए, कैसे इसे टैकल किया जाए, इस विषय पर आप जरा प्रकाश डालिए मैम। जी देखिए, डर होना ऐसे सिचुएशन में, जब भी कोई महामारी आती है तो डर होना लाजमी है, और फियर एक नेचुरल इमोशन है। किसी भी सिचुएशन में जब हमें लगता है कि हम हेल्पलेस हैं या कुछ ऐसा हो गया है, कोई क्राइसिस पीरियड है, तो एक ह्यूमन बीइंग घबरा जाता है। लेकिन डर हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। डर कई मायने में जरूरी भी है। देखिए, अगर थोड़ा बहुत डर नहीं होगा या थोड़ी बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं होगा तो लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, कोई मास्क नहीं पहनेगा, कोई हैंड सैनिटाइज नहीं करेगा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेगा, तो ये थोड़ा सा डर लाजमी है। लेकिन डर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला रैशनल फियर और दूसरा इरैशनल फियर। रैशनल फियर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मैं एक एग्जांपल जैसे दूं, यदि कोई मुझे मारने के लिए चाकू लेके आता है और मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, उस समय जो भय की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो रैशनल फियर होगा मेरा, क्योंकि मेरी जान पे बनाया है और मेरी बॉडी, मेरा नर्वस सिस्टम मुझे सपोर्ट करेगा डिफेंड करने के लिए, तो मैं भाग जाऊंगी। जितना हो सकेगा मैं उस फियर को कॉम्प्रिहेंड करके वैसे ही रिएक्ट करूंगी। लेकिन लेट्स सपोज कि किसी मेरे जानने वाले को कोरोना हो गया और मुझे सुबह सुबह न्यूज मिली कि भाई उनकी पूरी फैमिली को कोविड हो गया, और उसके बाद से मेरा एक ऐसा भय उत्पन्न हुआ मेरे अंदर जो बिल्कुल इरैशनल है। मेरा दिमाग ये सोचने लगा कि क्या होगा अगर मुझे भी कोविड हो जाए, और ये चेन ऑफ थॉट्स बनती चली जा रही है। क्या होगा अगर मुझे भी कोरोना हो जाए, अगर मेरे घर वालों को कोरोना हो जाए, अगर मुझे भी बेड ना मिले, मुझे भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए, मैं ना बचूं तो क्या होगा, मेरे घर वालों को कौन देखेगा। ये चेन ऑफ थॉट्स जो फ्यूचर टेंस में बनती चली जा रही है, ये इरैशनल फियर है, क्योंकि ये रियलिटी से परे है। तो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी कि अभी जो मेरी सिचुएशन है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन मैं प्रेजेंट में ना होकर के फ्यूचर को अज्यूम कर रही हूं जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। ये इरैशनल फियर है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग भी अज्यूम कर रहे हैं या अपनी करेंट स्थिति को, प्रेजेंट की स्थिति को का आकलन ना करके दूसरों को देखते हुए अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा वरीड हैं, तो ये फियर उनको स्ट्रेस देगा या उनको एंशियस करेगा या डिप्रेस करेगा, या हो सकता है कोई और ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हो जाए। ठीक है। अब फियर को, जब हम फियर की बात करते हैं तो फियर से लड़ा कैसे जाए, इरैशनल फियर से कैसे लड़ा जाए।
कई लोग आपको बोलते हुए आज की डेट में देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज भी है और पॉजिटिविटी भी अगर है तो एक्सट्रीम पॉजिटिविज्म आपको दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं आशावाद या ऑप्टिमिज्म होना जरूरी है, लेकिन वो भी रैशनल ऑप्टिमिज्म की हम बात करेंगे। यानी कि आप अगर इरैशनल ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, लेट्स सपोज किसी इंसान का सीटी स्कैन में 25 आउट ऑफ 25 डैमेज दिखा रहा है, 25 के 25 चैम्बर्स आपके डैमेज हैं और हम उससे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोविड ठीक हो जाता है, इसका मॉर्टेलिटी रेट तो बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो ऑप्टिमिज्म है ये इरैशनल ऑप्टिमिज्म है, आप गलत होप दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए साल 2020 के बाद कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो शायद 2020 से पहले कभी लोग हार्डली यूज भी करते थे, जैसे इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज, एंटीजन। ये वर्ड्स जो हमारे आज के डेट में एक न्यू नॉर्मल का हिस्सा हो गए हैं और हर रोज हम इन शब्दों के वी केम अक्रॉस दीज वर्ड्स। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप इम्यूनिटी से क्या समझते हैं? क्या इम्यूनिटी सिर्फ काढ़ा पीने से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या आपकी इम्यूनिटी सिर्फ बायोलॉजिकली आप जो कर रहे हैं ठीक है, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं या होम्योपैथिक दवाइयां हैं, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सजेशंस दे रहा है, बट मेरा कहना ये है कि आपको ये जानना भी जरूरी है कि बायोलॉजिकल इम्यूनिटी के अलावा साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, आपका साइकोलॉजिकल रेजिलियंस अगर नहीं है तो आपकी बायोलॉजिकल इम्यूनिटी भी आपको काम नहीं देगी, क्योंकि इम्यूनिटी बनती ही मेंटल स्ट्रेंथ से है। जिस एंटीबॉडीज की आप बात कर रहे हैं, एंटीबॉडीज का मतलब क्या है कि कोई भी बाहरी टॉक्सिन्स या फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करके आपको हार्म पहुंचा रहा है, आपको डैमेज कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, उससे बचाने के लिए आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जो इतना सशक्त होना चाहिए कि उस बैक्टीरिया और एंटीजन को आपकी बॉडी में घुसने से रोके, डैमेज करने से रोके। लेकिन जो ट्रॉमा है, जो क्राइसिस है, जो स्ट्रेस है, इसकी वजह से जो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी टूट गई है, उसके लिए यदि आपको साइकोलॉजिकल एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो आपका शरीर भी गिव अप कर देगा और इन एंटीजन से, फॉरेन सब्सटेंसेस से, टॉक्सिन्स से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। तो अब सवाल ये होता है कि कैसे हम अपनी साइकोलॉजिकल एंटीबॉडीज को ठीक करें। ठीक है, आप मान लिया आप गिलोय का सेवन कर रहे हैं, आप च्यवनप्राश खा रहे हैं, आप काढ़ा पी रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन आप हर रोज अपने आप को कमांड्स दे रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा। आप डेली नेगेटिव सेल्फ टॉक में इंडल्ज हैं, तो वो काढ़ा आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आप बिल्कुल भी रेजिलिएंट नहीं होंगे कोविड से लड़ने के लिए या किसी भी पैंडेमिक से लड़ने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। सरहद पे इंडियन आर्मी आपको बाहर के जो सेना है उनको अपनी सरहद पे आने से रोकती है। ठीक है, यदि उनके पास सारा सैन्य बल हो, उनके पास वो हर हथियार हो जिससे वो लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास मनोबल ही ना हो और वो ये कहते रहें कि नहीं, सामने वाली सेना हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हम तो लड़ ही नहीं पाएंगे, आप विश्वास मानिए कि वो लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान जाएंगे। तो आपका मनोबल किसी भी बीमारी को लड़ने से पहले, किसी भी महामारी को लड़ने से पहले आपको अपने फियर से लड़ना होता है, और फियर होता है यहाँ आपके माइंड में। तो आपका जो सशक्तिकरण है, जो इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज हैं, वो जो मेंटल रेजिलियंस है, उस पे काम करना बेहद जरूरी है इस कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए। अब क्या करना है? तो यदि आप
ऐसे समझ रहे हैं कि डेली काढ़ा सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, लेकिन साल में अगर एक बार आप ऐसा करें तो क्या आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी? आप खाना खाते ही नहीं है, आप न्यूट्रिशन लेते ही नहीं है, साल में कभी एक बार खाएंगे तो क्या आपका शरीर लड़ने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। वैसे ही साइकोलॉजिकली अगर हर रोज आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि कैसे मेंटली स्ट्रांग होना है आपको इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए, तो आप नहीं लड़ पाएंगे। तो अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजें अब न्यू नॉर्मल के हिसाब से आपको ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आशावाद, होप की। अब होप क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पर कैसे पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ये रास्ता कौन बताएगा? तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा कि आखिर आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। एक हमारे मनोविज्ञान में, हमारे साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट 1950 में किया गया था जिसको हम होप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, या हम मनोवैज्ञानिक उसको ड्राउनिंग रैट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब हुआ यूं कि अपने लैब में डॉक्टर कर्ट ने 1950 में, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट चूहे के साथ किया। उन्होंने एक जार उठाया और उस जार को पानी से ऊपर तक भर दिया। एक चूहे को उस पानी से भरे जार में फेंक दिया उन्होंने। अब वो चूहा जैसे ही पानी में गिरा, वो छटपटाने लगा, अपनी जीवन को बचाने के लिए मशक्कत करने लगा, जद्दोजहद करने लगा। नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी लिविंग बीइंग का अपने आप को बचाने के लिए। पर आप इमेजिन कीजिए कि वो चूहा कितनी देर हाथ पैर मार पाया होगा? 5 मिनट, 10 मिनट, चलिए 15 मिनट उसने जद्दोजहद की अपने जीवन की जंग को लड़ने के लिए, पर अंत में वो डूब गया। फिर दूसरे चरण में डॉक्टर कर्ट ने थोड़ा सा अपना एक्सपेरिमेंट चेंज किया। उन्होंने फिर से एक चूहे को उस पानी से भरे जार में डाला। अब वो चूहा जैसे ही पानी में गिरा, गिरने के साथ ही उसने मशक्कत शुरू कर दी, हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए, जद्दोजहद शुरू कर दी। फिर से वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं लड़ पाया और जैसे ही वो डूबने के कगार पे होता है और डॉक्टर कर्ट का हाथ आके उसे बाहर निकाल लेता है और वो बच जाता है। डॉक्टर कर्ट उसको उस जार से दूर लेके जाते हैं, उसको पुचकारते हैं, सहलाते हैं, कुछ खाने को देते हैं, और जब वो चूहा फिर से काम डाउन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उस स्ट्रेस, उस क्राइसिस सिचुएशन से अपने आप को बाहर सेफ महसूस करता है, डॉक्टर कर्ट फिर से उस चूहे को जार में डाल देते हैं। अब जनाब क्या चेंज आता है इसमें? अब चेंज ये आता है कि जो चूहा 15 मिनट से ज्यादा अपनी जिंदगी की जंग नहीं लड़ पा रहा था, आप शायद जान के अचंभित होंगे, हैरान होंगे कि उस चूहे ने अब की बार 60 घंटे अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी। 60 घंटे, 60 आवर्स। जस्ट इमेजिन कि होप क्या कर सकता है, आशा क्या बदलाव ला सकती है इंसान के जीवन में। जब इस एक्सपेरिमेंट का रिसर्च, इसका क्रक्स ये आया इस रिसर्च का कि वो जो हाथ था डॉक्टर कर्ट का, उसने एक आशा का संचार किया उस चूहे के अंदर। उसके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हुए जिसके कारण वो ये होप करता रहा कि एक हाथ आएगा और मुझे बचाएगा, और उसने जिंदगी की जंग लड़ ली। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि देखिए, जो चीज हमारे कंट्रोल में है हम अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, हम जितना उस चीज के लिए जो भी कर सकते हैं सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने आशा छोड़ दी और भय ने आपको ओवर पावर कर लिया, फियर ने आपको ओवर पावर कर लिया, तो आप
जंग लड़ने से पहले ही गिव अप कर देंगे, पहले ही हार जाएंगे। सो नेवर एवर गिव अप। अपनी होप को कभी मत खोइए, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना हो। हम नेचर, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, नेचर ने बैलेंस दिया है। नेचर में ये कैपेसिटी है कि उसके अंदर एक पावर है, एक इंटेलिजेंस है, एक कैपेसिटी है, सबकॉन्शियस कैपेसिटी है कि वो अपने आप को हील कर सके, वो अपने आप को बैलेंस कर सके। जब हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिराया गया था तो कई एक्सपर्ट्स ने बताया था कि यहाँ पे 100 साल, कम से कम 100 साल लगेंगे, कुछ भी यहाँ नहीं उपज सकता, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। पर क्या आप विश्वास मानेंगे कि वहां ठीक 8वें दिन, एटम बॉम्ब के गिरने के ठीक 8वें दिन, जो एपिसेंटर था बॉम्ब गिरने का, उस जगह से जापान में बहुत खूबसूरत एक लाल रंग के फ्लावर्स होते हैं जिसको कान फ्लावर्स बोलते हैं। 8वें दिन वो खूबसूरत फ्लावर वहां से उगे, जो शायद इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने कहा था 1 सेंचुरी लग जाएगी। तो और 1 साल के अंदर चेरी ब्लॉसम, जिसके लिए जापान जाना जाता है, चेरी ब्लॉसम्स भी वहां पे 1 साल के अंदर खिल गए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप अपने आशावाद को रखें, आप अपने ऑप्टिमिज्म, जो रैशनल ऑप्टिमिज्म है, उसको जिंदा रखें। ठीक है, कुछ टिप्स मैं बता देती हूँ कि क्या कर सकते हैं आप। देखिए, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं जिसके थ्रू मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन शॉर्टकट में ये जानते हैं कि देखिए, कोविड में सबसे ज्यादा हमारी रूटीन हैम्पर हुई है, हमारी गोल्स हैम्पर हुए हैं। हम लॉकडाउन में घर पे बैठ करके हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। अपने रूटीन को हैम्पर ना होने दें। मेंटल रेजिलियंस का, मेंटल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा डायमेंशन है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए, आपके दिमाग को ये कमांड मिलते रहना चाहिए कि एक पर्पस है हमारी लाइफ का, और अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही हम इस धरती पे हैं। तो एक टाइम टेबल जरूर फिक्स करें और उस हिसाब से फंक्शन करें, काम करना ना छोड़ें। दूसरा, जो आज की डेट में सोशल मीडिया पे आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, तो मैं ये कहूंगी कि स्टे इन्फॉर्म्ड, लेकिन ओवरलोड, ओवर बम्बार्डेड मत होइए इंफॉर्मेशन से। और कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, कितनी रिलायबल है, उसका सोर्स क्या है, ये जाने बगैर आंख बंद करके सब कुछ पे भरोसा ना करें। ईश्वर ने हमें विवेकशील बनाया है, हमें इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना बहुत जरूरी है, तो ये चीज रखें। तीसरा, सुबह उठते ही माइंडफुलनेस या कुछ मेडिटेशन, कुछ रिलैक्सेशन, बॉक्स ब्रीदिंग, इस तरह की कोई चीज जरूर करें, जिससे सुबह उठने के साथ यदि आप कोई नेगेटिव न्यूज पढ़ लेंगे या व्हाट्सएप खोलेंगे तो आपका पूरा दिन वैसा ही जाएगा। तो सुबह उठने के आधे घंटे तक कम से कम अपने आप को समय दीजिए, कुछ अच्छी चीजें देख लीजिए, नेचर को एडमायर करिए। यदि आप एक चाय की प्याली बाहर बालकनी में बैठ के पी लेते हैं या बाहर पेड़ पौधों के साथ पी लेते हैं, तो शायद आप बहुत पॉजिटिव और बहुत नेचर से एक जुड़ाव महसूस करेंगे, जो आपके मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ट्रस्ट गॉड। मैं जो लोग यहाँ पे, चलिए ईश्वर को कई लोग नहीं मानते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है उनके साथ, पर कोई ऐसा हाथ तो होगा, कोई सुपरनैचुरल पावर में उनका बिलीव होगा जिसको भी वो मानते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप, कई चीजें हमारे बस के बाहर है, हमारे कंट्रोल के बाहर है। हमारी आस्था हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, हमें एक आप कह सकते हैं कि हमारा मेंटल रेजिलियंस बढ़ाती है कि कुछ तो सुपर पावर है जो हमारी रक्षा करेगा। यदि आप इस ट्रस्ट को खो देंगे, आप ईश्वर में आस्था खो देंगे ऐसे समय में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ईश्वर पे भरोसा रखें, प्रार्थना करें, प्रेयर करें। कलेक्टिव प्रेयर्स जरूर वर्क करती हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी है। आप जैसा पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस जिस तरीके की देंगे,
आप वैसी ही ब्लेसिंग्स आपको रिटर्न में मिलेंगी। तो ईश्वर में आस्था बहुत जरूरी है, उसको बनाए रखें। मैम ये अगर हम समराइज करें तो ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें अपना टाइम टेबल सेट रखना चाहिए, अपना गोल सेट रखना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन जो ओवरलोडेड है सोशल मीडिया पे उनसे थोड़ा बचना चाहिए, और आधा घंटा 1 घंटा नेचर के संग बिताना चाहिए, और जो सबसे जरूरी गॉड में बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए एक शक्ति पर, जो जिसके संग जिस पे आपको विश्वास हो। जी, और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। ये वक्त है, ये परमानेंट नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास। ये क्वेश्चन है मैम कि जो लोग आइसोलेशन में हैं तो वो मैम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, और मैम उनके परिवार वालों को उनके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो मोटिवेट रहें और वो खुद भी मोटिवेट हो। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अहम सवाल है ये। मैं आपको थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, 2 दिन पहले तक मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स बहुत क्रिटिकल स्टेट में थे और लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन से गुजर चुके हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आइसोलेशन नाम ही एक ऐसी ये टर्म ही इतना नेगेटिव साउंड करता है कि सुनते ही इंसान को लगता है कि पता नहीं अब चीजें ठीक होंगी, हम बैक टू नॉर्मल आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। खास तौर से जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा फियर है कि हम वापस फिर से जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये डर बहुतों के अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हर बीमारी में जहां इंसान एक टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीवर किसी को आता है या किसी को कोई ऐसी बीमारी होती है तो वो चाहता है कि हमारे घर वाले हमारे पास हों। हमें टच थेरेपी जिसको हम बोलते हैं उससे हम और जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कोविड एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को, हमारे परिवार वालों को हमसे दूर कर दे रही है। हम छू नहीं सकते, हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसमें भी एक बहुत अच्छा पहलू ये है कि आज हम 2020 और 21 में हैं, ऐसी सदी में है जहां टेक्नोलॉजी ने हमको हर तरीके से सपोर्ट किया है। इससे बेहतर समय हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर हम 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू की बात करें या और भी जो बीमारियां, नई नई महामारियां आई, उस वक्त ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी। आज अगर मैं बैठ करके आपसे बात कर पा रही हूँ अपने क्लिनिक से, तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से है। वैसे ही जो लोग आइसोलेटेड हैं, हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। हमारे घर वाले जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हमने उनको शायद दिन भर में हमने 50 से 60 वीडियो कॉल्स किए होंगे, टच में रहने के लिए कि हम हैं, अश्योरेंस देने के लिए कि डोंट वरी, हम हैं, आप हमारे ऊपर छोड़ दो, आप सिर्फ रिकवर हो, जो भी टेंशन है वो हमारा है, आपका नहीं है, आपको हम वापस लाके रहेंगे। ये कुछ शब्द जिसको हम कहते हैं ना, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप सही समय पे यदि सही और सशक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक संजीवनी बूटी का काम करती है। तो मेरे हिसाब से जो लोग आइसोलेशन में हैं उनको इसलिए भी डर है। मेरे पास मेरे एक कोविड कमांड के साथी का ही फोन आया जिनको पॉजिटिव, जिनकी रिपोर्ट आरटीपीसीआर पॉजिटिव आई। जो इंसान दूसरों को की इतनी हेल्प कर रहा है कोविड कमांड में बैठ करके, आज वो जब खुद पॉजिटिव हुआ है तो वो मुझसे कह रहा है कि मैम मैं इतना नेगेटिव हो गया हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं, कोई भी घर से कॉल आता है तो मैं चिल्ला देता हूँ, इतना इरिटेशन लेवल मेरा बढ़ गया है और मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, इस बिल्डिंग में अकेला हूँ बिल्कुल। सो आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, और जितने लोग भी आइसोलेशन में हैं, मैं उनके परिवार वालों को एक चीज कहना चाहूंगी कि आपका परेशान होना लाजमी है, लेकिन ये सबको आज की डेट में, शायद एक छोटे बच्चे को भी पता है कि कोरोना होने के बाद उसको क्या करना है, उसको क्या दवाइयां लेनी है, उसको काढ़ा पीना है, उसको टाइम से खाना है, उसको रेस्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली परिवार वाले इमोशनल टॉक से ज्यादा, लिसनिंग से ज्यादा, ये जो सजेशंस को एक कहते हैं ना, बाढ़ सी, सजेशंस की बाढ़ सी आ जाती है,
उससे बचें, क्योंकि इंसान उस वक्त इतना इरिटेटेड होता है, ऑलरेडी उसको पता है कि मैं आइसोलेटेड हूँ, मुझे क्या करना है, दवाइयां टाइम से खानी है। तो एक लाइन ड्रॉ करें और उसको ये बताते रहें कि आप अकेले नहीं हो, हम सिर्फ फिजिकल तरीके से डिस्टेंस में हैं, इमोशनली मेंटली हम बिल्कुल आपसे कनेक्टेड हैं। हमने आप धैर्य का साथ ना छोड़ें। मैंने कई लोगों को ये बोला कि भाई आप फैमिली का एक लूडो का ग्रुप क्रिएट कीजिए और रात में आपको नींद नहीं आती है तो आप लोग सब खेलिए परिवार वाले। ऑनलाइन हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप गेम्स खेलो बजाय सजेशंस देने के कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये काढ़ा पी लो, इतनी बार स्टीम ले लो, ये तो सभी को पता है। बहुत दूसरी चीज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को नियम में रखें, इसके अलावा बातें करें, सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये चीजें करते रहें। बिल्कुल मैम, ये तरीका जो आपने बताया ये बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा कारगर है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उनसे बिल्कुल ऐसे अटैच रहेंगे जैसे आमने सामने। एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, इतने क्रिटिकल केस को मैं जो फीडबैक्स देख रही हूँ, और भी लोग बीमार हैं, वो महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट है। फॉर्चुनेटली हमारे घर वाले 8 दिन के अंदर घर वापस आ गए, और जो ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट नहीं रह पा रहे थे, आज उनका ऑक्सीजन लेवल 98 है। तो देखिए, ये विल पावर आपको देना पड़ेगा, उनके अंदर ये आशा जगानी पड़ेगी कि कुछ नहीं है, जो है देख लिया जाएगा, हम हैं साथ में, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, यही ऊर्जा रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। हम अगर हम पॉजिटिव हैं और सामने वाला नेगेटिव है, तो हमको अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, हम गिव अप नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, जिस दिन जो लोग गिव अप नहीं करते हैं और उनका ये एटीट्यूड बना रहता है कि नहीं हमें लड़ना है, जैसे होप एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया, तो 15 मिनट से 60 घंटे की दूरी हम सबको तय करनी है, और एक तो ऐसा इनविजिबल हाथ है जो हमें निकाल ही लेगा इस सिचुएशन से। बिल्कुल। ठीक है, मैं एक छोटी सी कहानी अगर आप कहें तो ऐड करती हूँ, और उसके बाद हम टर्मिनेट करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। जैसे मैंने आपसे बोला कि दिनचर्या का एक अपना रोल है, टाइम टेबल और गोल मेकिंग और पर्पस का अपना एक रोल है हमारी लाइफ में। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हम लॉकडाउन में आ गए हैं, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, और क्या फायदा, घर पे ही तो हैं, कभी भी सो लो, कभी भी उठ जाओ, कभी भी खा लो। तो एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में इंद्रदेव बहुत रुष्ट हो गए गांव वालों के ऊपर, और उन्होंने बोला कि 10 साल अब इस गांव में बारिश नहीं होगी। तो किसान जो थे वहां के, वो तो बहुत ही असमंजस में आ गए, बहुत भय की स्थिति आ गई कि हम तो मर जाएंगे भूखे, और हमारी फसलें कैसे होंगी, इंद्रदेव हमसे रुष्ट हो गए हैं। और उन्होंने इंद्रदेव की कितनी पूजा की, पर इंद्रदेव हैं, रुष्ट हो गए। तो उन्होंने बिल्कुल भी किसी की एक ना सुनी, और उन्होंने बात को टालने के लिए गांव वालों से बोला कि ठीक है, अगर शिव जी अपना डमरू बजा देते हैं तो बारिश हो जाएगी। अब सारा फोकस चला गया शिव जी पे, सारे गांव वाले मिल करके महादेव की पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे, और उनको कहने लगे कि शिव जी आप अपना डमरू बजा दीजिए तो कहीं से बारिश हो जाए। शिव जी ने बोला, और इधर चुपके से इंद्रदेव जी ने शिव भगवान से ये बात मनवा ली कि आप डमरू नहीं बजाएंगे। तो ऐसी विडंबना, शिव जी को ये कहना पड़ा कि भाई बारिश तो तभी होगी जब डमरू बजेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सभी अपनी आशा खो बैठे। लेकिन गांव में एक किसान ऐसा था जिसने खेती करना नहीं छोड़ा। हर रोज वो नियम से उठता, सुबह जाता, हल चलाता, बीज बोता, वो सब कुछ करता जो उसका नियम था। तो गांव वाले उसको पागल समझने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वो उससे कहने लगे, जब 10 साल बारिश नहीं होनी है तो तुम कुछ और काम करो, तुम ये क्यों कर रहे हो, अपने समय की बर्बादी क्यों कर रहे हो।
उस किसान ने बोला कि मैं वो काम कर रहा हूं क्योंकि 10 साल बाद जब बारिश होगी तो ऐसा ना हो कि मैं अपना जो काम है वो भूल जाऊं, मैं हल चलाना भूल जाऊं, मैं खेती करना भूल जाऊं। अब ये बात माता पार्वती के कानों तक गई, उन्होंने सुना और शिव जी से बोला कि ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। अगर आप 10 साल डमरू नहीं बजाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डमरू बजाना भूल जाएंगे। शिव जी बड़े चिंतित हुए ये सुन करके और उन्होंने सोचते हुए सिर्फ ये चेक करने के लिए अपना डमरू उठाया और बजा करके देखा, और जैसे ही डमरू बजाया और बारिश हो गई। जैसे ही बारिश हुई उस किसान के खेत लहलहाने लगे और बाकी किसान पछताने लगे कि हमने अपना काम क्यों नहीं किया। ये कहानी एक ऐसी सीख देती है कि देखिए, आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप बाहर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपका जो रोजमर्रा का काम है, जो लाइफ में आपका पर्पस है, वो कंसिस्टेंटली आपको करना है। उसको आपको ऐसे नहीं छोड़ना है कि लॉकडाउन है बाद में देखा जाएगा। तो अपने नियम को बरकरार रखें, अपने स्किल्स को तराशते रहें, डेली अपना काम करते रहें, आप मेंटली ऐसे ही स्ट्रांग रहें। ये समय है अपने आप को शायद तराशने का ईश्वर ने मौका दिया है और अच्छा पॉलिश करने का अपने स्किल्स को। बिल्कुल, तो स्किल्स, नए नए स्किल्स ट्राई करें, अपनी हॉबीज में इंडल्ज रहें, जो पसंद है वो करें, जो अच्छा लगता है वो करें। ये समय गुजर जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ कुछ समय की बात है। और वैक्सीनेशन भी आ गई है। हर तरह से जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करें, ग्रेटफुल रहें हमारे पास क्या है। यदि हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं डेली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका थैंक यू सो मच, बेहतरीन कहानियां और इतनी बेहतरीन जानकारी साझा करने के लिए।